हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। तो ये वाली वीडियो जो आज की है हमारी लिमिट टेस्ट की फर्स्ट वीडियो है, तो इसको हम आज इसमें ब्रीफली लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स लिमिट टेस्ट हमारा होता क्या है और कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं, एंड ये हमारा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो आप लोगों को बेसिकली लैब वगैरह में लिमिट टेस्ट करने को मिलेगा। तो आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को कुछ ऐसा समझाएं कि आप लोग जब लैब वर्क प्रैक्टिकल करने जाएं लिमिट टेस्ट के ऊपर, तो आप लोग को इजी हो जाए, हर चीज़ आप लोग को आती हो। तो हमारे बेसिकली लिमिट टेस्ट में काफ़ी सब्सटेंसेस हैं, इनके बारे में एक एक करके एक एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्लोराइड के ऊपर कैसे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसी को आज हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम अपने दो टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था, एंड इम्प्योरिटीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके हमारे सोर्सेज क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे इम्प्योरिटीज़ के। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने बहुत प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारा जो इम्प्योरिटीज़ वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे 7 और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इम्प्योरिटीज़ को आप लोग को बहुत ही अच्छे से जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज का हम यूनिट फर्स्ट के थर्ड पार्ट को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने लिमिट टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट को सिंपली अगर समझें तो लिमिट टेस्ट इसलिए बनाया गया है कि हमारी जो सोल्यूशन, मान लीजिए कोई भी हमारा एक सोल्यूशन होता है, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उस इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने के लिए हमारे लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि मान लीजिए हमारा कोई भी सॉल्यूशन होता है तो वो 100% पूरा प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जानने के लिए हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं बेसिकली। अब मान लीजिए जो ये इम्प्योरिटी होती है बेसिकली हमारे सॉल्यूशन में, तो वो एक टाइप की फॉरेन सब्सटेंस होती है। फॉरेन सब्सटेंस कि जो बाहर से आए हुए सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं, एक तरीके से ख़राब कर देते हैं। और कई कंडीशन में तो हमारा इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं कि हम उस सोल्यूशन को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, कि वो हमारे लिए एकदम बेकार हो जाता है, उसको हम यूज़ कर ही नहीं सकते, यूज़लेस सोल्यूशन बन जाता है वो। अब मान लीजिए हमारे सोल्यूशन में एक हमारे सोल्यूशन दो प्रकार से बनता है ना, एक तो हमारा सॉल्वेंट होता है, एक तो हमारे ड्रग होता है। तो मान लीजिए हमारा एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट में हमारे ड्रग कि सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ड्रग ए है और इसके साथ साथ हमारे कुछ एक्सीपेंट्स भी प्रेजेंट है, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, डाइल्यूएंट वगैरह, बहुत सारे एक्सीपेंट्स होते हैं। तो वो सारे हमारे इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जो फॉरेन सब्सटेंस है, कि जो इम्प्योरिटी है, जो फॉरेन सब्सटेंस है, ये ना ही तो हमारे ड्रग ए का पार्ट है और ना ही तो हमारे एक्सीपिएंट का पार्ट है। तो फॉरेन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस वर्ड से कि कोई बाहर का पार्टिकल या फिर कोई बाहर का सब्सटेंस हमारे इस सोल्यूशन में आ गया है, जो कि एज अ इम्प्योरिटी वर्क कर रहा है। ना ये हमारे किसी भी सोल्यूशन का पार्ट है ही नहीं, बल्कि ये बाहर से आया हुआ है। तो ये हमारे क्या कर रहा है, इस पूरे सोल्यूशन को इम्प्योर कर रहा है, ख़राब कर रहा है। बाकी आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि इम्प्योरिटी बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे सोल्यूशन को ख़राब या फिर डिग्रेड करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग को ब्रीफ में इम्प्योरिटी के बारे में जानना है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो लेक्चर की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे सोल्यूशन में कोई भी इम्प्योरिटी फिर फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट है। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब आइडेंटिफाई ऐसे तो नहीं कर सकते कि हाँ ये तो पता है हमें कि हमारे सोल्यूशन में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब एक तो लिमिट टेस्ट क्या कर रहा है, पहला काम कर रहा है कि ये इम्प्योरिटी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, ढूंढ रहा है। बाकी ये क्या करता है, एक और काम करता है कि इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी को भी पता लगाता है। क्या करता है, इसकी क्वांटिटी को भी मेज़र करने का काम करता है।
अब यहाँ पे इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई मतलब मेज़र करने के लिए ये फंडा होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूशन है वो 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो या ये हम कर सकते हैं कि मतलब लिमिट टेस्ट वगैरह यूज़ करके, लिमिट मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि इसको हम लिमिट में ला रहे हैं। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती है, बल्कि बस एक इसको हम लिमिट में ला सकते हैं ताकि ये हमारे सोल्यूशन को डिग्रेड ना कर सके, मतलब कि ख़राब ना कर सके। हमारा सोल्यूशन जो है वो बेसिकली यूज़ करने लायक रहे। तो लिमिट टेस्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट क्या करता है, ये हमारी जो मतलब सोल्यूशन में जो हमारे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसकी क्वांटिटी को मेज़र करता है और उसको एक लिमिट में लाने के लिए यहाँ पे क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाए तो मान लीजिए जैसे आप लोग की किसी के साथ लड़ाई हो जाती, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग के अंदर थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेवल है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एक दो बार उसकी बातों का मतलब इग्नोर कर सकते हैं वो, लेकिन अगर लिमिट में बोल रहा है तो। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप लोग को ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ का काम होता है। अब मान लीजिए हमारी जो इम्प्योरिटी है हमारे सोल्यूशन में, तो ये एक लेवल तक प्रेजेंट है, मतलब कि एक लिमिट तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिमिट तक प्रेजेंट है तब तो ये हमारे सोल्यूशन को ख़राब नहीं करेगी, तब तो हमारे सोल्यूशन को गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बहुत हाई लेवल में प्रेजेंट है हमारे इसमें, तो इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ की, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा मीन्स हमारे सोल्यूशन को, और ये हमारा सोल्यूशन जो होगा ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के कारण हमारा सोल्यूशन डिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है सोल्यूशन में इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को मेज़र करने का भी काम करता है। फिर इस क्वांटिटी से हमें इस मतलब कि सोल्यूशन में इम्प्योरिटी की लिमिट पता चल जाती है, इसीलिए इसको हम लिमिट टेस्ट के नेम से जानते हैं। तो जैसे कि जो इम्प्योरिटी है अगर हमारे सोल्यूशन में लिमिट के अंदर है, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है, और इसमें इम्प्योरिटी जो है वो एक लिमिट के अंदर है, ठीक है। हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटी लिमिट के बाहर जा रही है, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसी लिमिट को, इसी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ को पता लगाता है कौन, हमारा लिमिट टेस्ट। तो अगर टेक्निकल टर्म में लिमिट टेस्ट को यहाँ पे डिफाइन करें, सो दीज आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव मतलब क्योंकि इसमें हम इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को पता लगा रहे हैं, और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कि साथ में क्या कर रहा है, इसके मतलब क्वांटिटी पता लगाने के साथ साथ ही जो हमारे सोल्यूशन है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको भी पता लगाने के लिए काम कर रहा है। तो सिंपल भाषा में अगर देखें तो टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लेंथली प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मतलब कि ये हमारे जो लिमिट टेस्ट हैं ये हमारे कुछ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि हमारा पूरा सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें जितने भी मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसकी क्वांटिटी एंड उसको क्वांटिटी को पता लगाता है, एंड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा लिमिट टेस्ट काम आता है। मेज़र करने के साथ साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे जो सब्सटेंस मतलब प्रेजेंट है हमारी इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको पता लगाने का भी और कंट्रोल करने का भी काम करता है हमारा लिमिट टेस्ट। तो ये तो इसकी लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन हो गई। अगर से इसको और सिंपल बनाना है तो आप लोग इससे मतलब लिख सकते हैं, दीज आर थोज टेस्ट विच आर बेसिकली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब कि ये हमारे वो टेस्ट होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं कि हमारे सोल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब मान लीजिए हमारे सोल्यूशन में, ये तो हम जान गए कि अगर हमारी जो इम्प्योरिटी है सोल्यूशन में अगर वो कम है, लिमिट में है, तो इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन वो सही है। लेकिन अगर ज़्यादा है इम्प्योरिटी, ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा सोल्यूशन बेकार है। लेकिन अब इसको हम कंपेयर किससे करते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिमिट या फिर क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी को पता करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, फिर इससे हम कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड के नेम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड मतलब कि ये हमारा ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जिसमें मान लीजिए अगर 30% इम्प्योरिटी अगर इसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स प्रेजेंट है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट इसमें होता है। जैसे कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो एकदम प्योर होता है, मतलब कि अगर उसमें उतनी चीज़ प्रेजेंट है तो इट मीन्स प्रेजेंट है, उसमें कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर मान लीजिए इम्प्योरिटी अगर हमारे इसमें 10% प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हाँ इसमें 10% इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन को एज अ रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेसिकली हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उससे ऑथराइज्ड होते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब बेसिकली यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे हम इम्प्योरिटी को पहचानते कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं।
तो ये चीज़ तो हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब कि कैसे परफॉर्म करेंगे। बाकी यहाँ पे ये जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने इम्प्योरिटी यहाँ पे चेक कर ली और मेज़र कर ली। तो जैसे यहाँ पे जो इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को यहाँ पे हमने मेज़र किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसमें जितनी भी हमारी इम्प्योरिटी होती है, मतलब कि जितने भी इसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है, और इसकी इम्प्योरिटी को हम इस वाले सोल्यूशन से क्या करते हैं, इस वाले सोल्यूशन की इम्प्योरिटी से इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। मीन्स अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को इस टेस्ट वाले सोल्यूशन के साथ हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, अगर इसकी इम्प्योरिटी हमारी 10% निकल के आती है, कितनी, 10%, ठीक है। अब मेज़र किया तो 10% निकल के आई, लेकिन अगर मान लीजिए टेस्ट सोल्यूशन में हमारी इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की इम्प्योरिटी से कम होती है, मतलब कि ये हमारी 10% है, अगर हमारी टेस्ट सोल्यूशन की इम्प्योरिटी जो है वो अगर 10% से कम होती, इट मीन्स हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो एकदम सही है। लेकिन अगर हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से 10% से अगर ज़्यादा होती है हमारे टेस्ट सोल्यूशन में इम्प्योरिटी, इट मीन्स हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है वो बेकार होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि मतलब कि जो हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की जो इम्प्योरिटी है वो हमारी टेस्ट सोल्यूशन में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंपैरिजन में टेस्ट सोल्यूशन में हमारी इम्प्योरिटी कम होनी चाहिए। अगर हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की इम्प्योरिटी 10% है तो यहाँ पे हमारी जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें 10% से कम इम्प्योरिटी होनी चाहिए, तभी हमारा जो सोल्यूशन होता है वो सही होता है। अदरवाइज ये सोल्यूशन हमारा बेकार हो जाता है अगर 10% से ज़्यादा इम्प्योरिटी है हमारी टेस्ट सोल्यूशन में। तो अगर हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है, मतलब कि जो ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, अगर इसमें हमारी इम्प्योरिटी कम होगी किससे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो हमारा होगा यहाँ पे पास। और अगर यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन की इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी हमारी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, इट मीन्स हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो होगा फेल। और जब फेल हो जाता है हमारा, इट मीन्स हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो एकदम बेकार है, यूज़ करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमारे नेशनल सरेंडर्स होते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ठीक है। आप लोग को इसमें मैं इमेज ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इमेज के थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा कि नेशनल सरेंडर कैसे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने नेशनल सिलेंडर में एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और एक में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे हमारा पूरा दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। फिर अगर इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हमको दिखेगी। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे किसके फॉर्म में होती है, टर्बिडिटी के फॉर्म में होती है। अब टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा धुंधलापन। मान लीजिए हमारा जो ये ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास में हमारा पानी है एकदम साफ, तो अगर थोड़ी बहुत उसमें धूल मिट्टी पड़ी होगी तो थोड़ा सा धुंधला नहीं दिखता है, तो हम लोग कहते हैं ये गंदा पानी, हम लोग इसको नहीं पियेंगे। तो सेम फंडा एज अ वाटर यहाँ पे हमारे टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में होता है। तो जितनी भी मतलब मान के चलो, जितनी भी हमारे सोल्यूशन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है, हमारे पानी को, जो सोल्यूशन होता है उसको क्या कर देती है, मतलब गंदा कर देती है, थोड़ा सा धुंधला टाइप के कर देती है। मीन्स उसमें हमारी टर्बिडिटी आ जाती है। धुंधलापन मतलब कि ये हमें क्लियर वाटर या फिर क्लियर सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसी टर्बिडिटी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसको हम कंपेयर ऐसे करते हैं, मान लीजिए हम इसको लाइट में मतलब देखते हैं, ठीक है, तो जिस वाले सोल्यूशन में ज़्यादातर धुंधलापन होता है, जिसमें ज़्यादा टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, मान लीजिए जो हमारे मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंपैरिजन में, अगर हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है, अगर टेस्ट सोल्यूशन में ज़्यादा टर्बिडिटी है, मतलब ज़्यादा धुंधला हमको दिख रहा है अपने टेस्ट सोल्यूशन में, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन, वो फेल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन एंड टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और टर्बिडिटी हमको स्टैंडर्ड सोल्यूशन में ज़्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू टेस्ट सोल्यूशन, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो पास है, जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है वो पास है। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट में चेक करते हैं एक दूसरे को, मतलब टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को एक दूसरे से कंपेयर करके। तो आई होप आप लोग को लिमिट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा, पूरा का पूरा फंडा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट के जितने भी सब्सटेंस हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारा क्लोराइड होता है वो भी एक टाइप का हमारा सोल्यूशन है। मान लीजिए इसमें हम इम्प्योरिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें हमारा क्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है हमारे लिमिट टेस्ट सोल्यूशन में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्प्योरिटी कहलाता है। तो बेसिकली लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हम यहाँ पे क्लोराइड आयंस को चेक करते हैं कि हमारे जो क्लोराइड आयंस है वो कितना प्रेजेंट है और कितना नहीं प्रेजेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो क्लोराइड आयन होता है एज ए इम्प्योरिटी इस वाले लिमिट टेस्ट में वर्क करता है। तो सिंपली अगर पढ़ें तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लोराइड आयन इम्प्योरिटीज एंड मेजर देयर क्वांटिटी।
तो इस लिमिट टेस्ट में बेसिकली हम ये करते हैं कि इस क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कितनी क्वांटिटी में ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उस चीज़ को यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के अंदर। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में देखें तो प्रिंसिपल में मतलब इसको आप लोग को थोड़ी सी हिंदी भाषा में आप लोग को समझाएंगे आगे चल के। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विद सॉल्युबल क्लोराइड। मतलब जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सॉल्युबल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमको क्या बना के देगा, पीपीटी एक बना के देगा जो कि हमारी किसकी होगी, सिल्वर क्लोराइड की। अब इसको तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के टर्म में समझे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का कंटेनर, मतलब वैसे तो हम नेचुरल सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं लेकिन यहाँ पे एज अ कंटेनर हम इसको ऐसे समझाने के लिए आप लोग के लिए दिखा रहे हैं। तो ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें हमारा बेसिकली 50 ml ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इस कंटेनर में। अब इस 50 ml वाटर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन सब्सटेंस को ऐड करते हैं सबसे पहले, और उन सब्सटेंस को जिसमें हम मेज़र करते हैं कि उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। फिर उस सॉल्यूशन को यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डाल देते हैं जिसमें हमारे क्लोराइड आयन मतलब प्रेजेंट होते ही होते हैं। उस सॉल्यूशन को यहाँ पे डालते हैं जिसमें हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज उसी सॉल्यूशन की इम्प्योरिटी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 50 ml ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, इस वाले सोल्यूशन में मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं 1 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे हम 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम 50 ml वाटर तक यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना देते हैं पूरा अपना सोल्यूशन। और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारा क्या है, AgNO3 है, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारा HNO3 है। अब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो सिल्वर नाइट्रेट, जब हमने यहाँ पे 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अपने सोल्यूशन में ऐड किया तो सोल्यूशन में पहले से हमारे क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। फिर जो क्लोराइड आयन्स होते हैं ये हमारे AgNO3 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे। इसी सोल्यूशन में ये क्लोराइड आयन्स हमारे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। फिर मीन्स यहाँ पे जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है मतलब Ag जो है ये हमारे क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। फिर जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा AgCl मतलब जो कि हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा बन जाएगा, और जो यहाँ पे NO3 है वो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब फिर जो है हमारा प्रेसिपिटेट मतलब PPT बन जाएगी तो ये हमारे सॉल्यूशन में क्या शो करती है, टर्बिडिटी मतलब कि धुंधलापन शो करेगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमारा होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी को हम इसकी टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी से यहाँ पे क्या करते हैं, मैच करते हैं, मतलब कि कंपेयर करते हैं। सिंपल सा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारा मतलब कि ये हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये हमारे क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉल्युबल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर हमारा क्या फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है। सिल्वर क्लोराइड मतलब कि जो कि हमारा AgCl है, AgCl को फॉर्म करता है। ये हमारा जो AgCl है ये हमारी क्या शो करती है, टर्बिडिटी शो करती है हमारे सोल्यूशन में। तो मान लीजिए ये रिएक्शन हमारी यही शो कर रही है कि जो हमारे सोल्यूशन में क्लोराइड आयन जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे PPT फॉर्म होगा, और जितना ज़्यादा PPT फॉर्म होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारी टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी हमारे इस सोल्यूशन में। तो आप लोग को एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है अगर इसमें टर्बिडिटी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो ये हमारा सोल्यूशन पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, और अगर हमारी इस वाली टेस्ट सोल्यूशन में अगर टर्बिडिटी कम प्रेजेंट होगी तो एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन इट मीन्स हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होगा वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि यहाँ पे जो हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया था अपने सोल्यूशन में तो वो यहाँ पे तो कोई वर्क किया नहीं, मतलब इसका अभी तक कोई काम ही नहीं आया है। तो ये मतलब कि इसका काम क्या है एक्चुअल में, वो चीज़ हम आप लोग को बताएं। अब जैसे कि हमारा जो सोल्यूशन है इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, इसमें एक से ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो इसीलिए इसको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बनाते हैं, अपना पूरा सोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा सोल्यूशन है वो हमारे एसिडिक फॉर्म में, मतलब इसका जो नेचर वो एसिडिक फॉर्म में हो। तो ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये हमारे एक मतलब एसिड है, तो ये अगर हमारे प्रेजेंस में होगा तो जितने भी हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होंगे वो हमारे क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं हमारे सोल्यूशन में, और मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या होती है, ख़त्म हो जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट विच इज़ इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब कि जो सिल्वर क्लोराइड जो कि PPT होगी वो हमारी इनसॉल्युबल होगी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, और ये हमारी अलग हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है हमारे सोल्यूशन से। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ऐसे तो हमारा क्लोराइड आयन भी ख़त्म होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे जो क्लोराइड आयन होता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है हमारे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, तो वो हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है।
तो इस तरीके से सिर्फ इसमें हमारे क्लोराइड आयंस जो इम्प्योरिटी होती है वही बचेगी। तो इससे वजह से हमारा जो पूरा टेस्ट सोल्यूशन है इसमें हमारे क्रिस्टल क्लियर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही हमारे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का काम होता है हमारे इस सोल्यूशन में कि ये पूरे इसको सोल्यूशन को एसिडिक बना देता है। और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से अगर क्लोराइड आयंस की मतलब के अलावा भी कोई भी इम्प्योरिटी होती है वो हमारी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन वगैरह ये रिएक्शन है, आप लोग इसको मतलब याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा हिंदी में तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो टेस्ट सोल्यूशन में हमारी टर्बिडिटी हमको दिख जाती है, अपेयर हो जाती है किसके प्रेजेंस में, ये हमारा क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे पीपीटी एज अ फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पे ये होता है कि इसको हम बनाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ टर्बिडिटी होती है वो हमारी क्लोराइड आयंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, विच देन कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशंस। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी हमारे सोल्यूशन में उतना ज़्यादा हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें हमारी टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी, मतलब उतना ज़्यादा वो हमारा टर्बिड बन जाएगा। अब चलिए इसके प्रोसीजर के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो अपैरेटस होता है लाइक ये नेस्लर सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड, ये सारी चीज़ें आप लोग को लैब में देखने को मिलेंगी। बाकी इसमें जो केमिकल्स यूज़ करेंगे वो हमारा होगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब जो भी इसको हम प्रिपेयर करेंगे, जितना भी ये फंडा लिखा हुआ है आप लोगों को, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, मतलब ऐसे डिवाइड करके टेस्ट सोल्यूशन है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो आप लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और इजी भी हो जाएगा एक मतलब फॉर्म में लिखने में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिलेंडर ए, मतलब कि एक सिलेंडर लेंगे, एक नेस्लर सिलेंडर, उसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस ऐड करते हैं। मीन्स जो सब्सटेंस हमको यहाँ पे बनाना होता है उसको हम 10 ml ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे 1 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे जब हमने 10 ml ऑफ वाटर में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हम अपना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन है वो पूरा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। मीन्स जो हमारा 10 ml सोल्यूशन है वो हमारा किसके फॉर्म में हो गया, एसिडिक फॉर्म में हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 ml ऑफ वाटर इसमें हम ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड टू। अब इसको हम डाइल्यूट किससे करते हैं, 50 ml ऑफ वाटर में मतलब वाटर ऐड कर देते हैं अपने नेस्लर सिलेंडर ए में। मीन्स ये नहीं कि मतलब 50 ml पूरा डाल दिया। यहाँ पे जैसे हमने पहले 10 ml लिया था, ठीक है, उसके बाद 40 ml लिया था, उसके बाद 10 उसमें और ऐड कर देंगे, मतलब 50 ml तक डालना है, 50 ml नहीं 50 ml तक पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि जो कि हमारा AgNO3 है, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपने इस वाले सोल्यूशन में। तो जो इसमें हमारा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, इसने क्या किया, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ पहले से थी उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमारा बचा क्या था, क्लोराइड आयंस इम्प्योरिटी, सिर्फ एक ही इम्प्योरिटी यहाँ पे बची हुई है, जो कि हमारी किसके साथ रिएक्ट करने वाली है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने वाली है। अब ये आप लोग को इसमें जानना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें पहले क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज जितनी भी पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उनको ख़त्म करने के लिए। और सिल्वर नाइट्रेट क्यों डाल रहे हैं बाद में, बिकॉज ये जो क्लोराइड आयंस जो बचे हुए मतलब इम्प्योरिटी है उसके साथ ही क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस होंगे वो Ag के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, AgCl फॉर्म कर देगा, मतलब कि PPT फॉर्म कर देगा, जो कि हमारी सोल्यूशन की टर्बिडिटी होगी, ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन टर्बिड होगा। और NO3 यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, मतलब रहेगा उसी में, लेकिन यहाँ से मतलब AgCl से यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। फिर हमारा जो यहाँ पे नेस्लर सिलेंडर ए, मतलब कि जो टेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम वो सोल्यूशन ऐड करते हैं जिसमें हमारे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हो, तभी तो इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेते हैं अपना सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम कितना लेते हैं, 1 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हम ले लेते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं 50 ml ऑफ वाटर से नेस्लर सिलेंडर बी में, ठीक है। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, बाद में इसमें हम 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि AgNO3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर वही मतलब सेम फंडा होगा, मतलब कि इसको हम 5 मिनट के लिए जब रख देंगे तो हमारे जो सोल्यूशन में टर्बिडिटी, मतलब कि जो AgCl है, जो कि हमारा मतलब कि जो PPT है जो फॉर्म होगी वो हमारे सोल्यूशन को क्या बना देगी, टर्बिड बना देगी। 5 मिनट रखने के बाद हमको उसकी टर्बिडिटी दिखना शो हो जाएगी।
बस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने सोडियम फ्लोराइड लिया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl की जगह यहाँ पे NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो NaCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये जो AgCl है ये हमारा क्या बनाएगा, PPT बनाएगा। ठीक है, और Na यहाँ से हमारा यहाँ से क्या मतलब कि निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे टर्बिडिटी शो करेगी हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जब हम इसको टेस्ट सोल्यूशन को स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं, तो अगर हमारी रिजल्ट में यही लिखा होता है कि अगर हमारी जो टर्बिडिटी होती है टेस्ट सोल्यूशन की अगर कम आती है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, इट मीन्स हमारा जो ये टेस्ट सोल्यूशन वाला जो सैंपल होगा ये हमारा पास है और रेडी फॉर यूज़, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो हमारी स्टैंडर्ड टेस्ट सोल्यूशन है अगर इसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है टेस्ट सोल्यूशन, ये सैंपल हमारा एकदम बेकार है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट सोल्यूशन से इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसकी इम्प्योरिटी को। मीन्स ये वाला सोल्यूशन अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन अगर इसकी टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन की इम्प्योरिटी से ज़्यादा है तो ये हमारा फेल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिमिट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।